तो 12th मैथ सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। बट उसके पहले हम आपको एक दो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का आसान है, ट्रांजिटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सेट से सेट को पूछना। लास्ट में जो मैंने लिखा था कि 3-3 का कोई पेयर नहीं है, पिछले कुछ लोगों ने हमसे पूछा सर कुछ पेयर नहीं है, उसका क्या अर्थ होता है? पेयर नहीं है उसका अर्थ ये होता है, देखिए हमने लास्ट में एग्जांपल भी दिया था a इज इक्वल टू 1 2 3 पे मान लीजिए कि आप एक सेट R ले रहे हैं 1 1 1 2, ठीक है, फिर आप ले रहे हैं 3 2, ऐसे आप ले रहे हैं और आप इसका ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। तो 1 1 के लिए 1 से एंड किया तो इसको इसके साथ अपसेट करेंगे, ये 1 1 एंड 1 2, ये हमारा कट गया, ये से 1 बचा और ये 2 बचा, तो आपका क्या हो गया? ये आपका 1 2 हो गया और ये वाला 1 2 इसमें है, तब तो ठीक है। अब सपोज के लिए और ठीक है, ये 1 से एंड हो रहा था, ये तो 1 से शुरू नहीं हो रहा है तो हमको चेक नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आप 1 2 पे आते हैं तो ये 2 से एंड कर रहा है, इसको छोड़कर बाकी दोनों को देखिए, इसको छोड़कर बाकी दोनों को देखिए, क्या कोई 2 से, ये जब हमने 1 2 लिखा तो इसको छोड़कर बाकी दोनों को देखिए, क्या कोई 2 से शुरू हो रहा है? तो इसमें कोई 2 से शुरू नहीं हो रहा, तो इसका लिखते हैं सेकंड पेयर नहीं है, इससे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप इस पे चले आइए, ये आपका 3 2 है, ये 2 से एंड हो रहा है, ये 2 से एंड हो रहा है, तो ये 2 से एंड हो रहा है तो क्या कोई 2 से शुरू हो रहा है? तो कोई ये और ये दोनों 2 से नहीं शुरू हो रहा है, तो दोनों 2 से नहीं शुरू हो रहा है, सेकंड पेयर नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या था? whenever x y belongs to r and y z belongs to r, जब कभी ऐसा हो जैसा कि अभी इसमें हुआ 1 1 x y 1 2 y z, ये दोनों मिला तो ये आपका x बच गया और ये आपका z बच गया, 1 2 जो कि इसमें था। अगर आप यहाँ पे 1 2 के x y लिए, जब 2 आपका y हो गया, इसके लिए तो y से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नो मैच। और अगर ऐसा कोई मैच नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। व्हेनेवर, ध्यान रखिएगा, जब ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैच करे तो उसको हटाने के बाद जो बचता है वो इसमें होना चाहिए। अगर ऐसा पेयर मिल ही नहीं रहा है, एक्स वाई के बाद आपका वाई जेड मिल ही नहीं रहा है, तो उसको चेक नहीं करना। व्हेनेवर, जब ऐसा है तब। और लास्ट वाला एग्जांपल आपको दिया था 1 2, इसमें जब हमने लिया था 1 1 और 2 3, ये भी इसी लॉजिक में था, कोई पेयर नहीं है, 1 से एंड हो रहा है, 1 से शुरू होने वाला नहीं है, ये 3 से एंड हो रहा है, 3 से शुरू होने वाला नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्यों होगा? पूरे सेट में यही लॉजिक चलता है। आप याद कीजिए, सबसेट इज ए नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसमें यह लॉजिक चला था ना। अगर हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सेट में यह लॉजिक चलता है, अगर हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। जैसे ही आप बोलेंगे ट्रांजिटिव है, बोलिए एग्जांपल लाइए। और ट्रांजिटिव आपका बहुत बड़े सेंस में चलता है। आज तो हम आपको पढ़ाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, बट उसके पहले हम 2 सवाल लिख कर रखे हैं, उसको तो डिस्कस कर दें। इक्विवेलेंस आप पढ़ ही चुके हैं, वो जो सेट आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होता है, वो इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी मैंने आपको दे ही दिया था, बट कुछ और बात हम बताएंगे इक्विवेलेंस के बारे में, कैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट उसके पहले 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करें। पहला, चेक वेदर द रिलेशंस S1 एंड S2, रिलेशन नॉर्मली R1 R2 से लिखता हूं, S1 S2 से लिख दिया, मेरी मर्जी है, ठीक है। R ट्रांजिटिव, यहां जो Q लिखा है वो रैशनल नंबर लिखा है, और ये जो R लिखा है वो रियल नंबर लिखा है, ठीक है। Q लिखा है जो रैशनल नंबर लिखा है, और जो R लिखा है वो रियल नंबर लिखा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके लेवल पे एक्सट्रीम डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें नंबर का सेंस देखना है, नंबर का सेंस देखना। सेट एक लैंग्वेज है और मेरे ख्याल से मैं इसको रेट करूंगा डिफिकल्ट आपके लेवल पे। पर पहले तो आप ये समझिए आर स्क्वायर का क्या होता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना, x बिलोंग्स टू r, अगर कोई नंबर है तो, अगर ये डबल पेयर का नंबर है तो तरीका है लिखने का r क्रॉस r, मींस ये भी r से और ये भी r से। अगर ये 3 नंबर है तो लिखने का तरीका, सब लैंग्वेज आगे आपको मिलेगा r क्रॉस r, मतलब ये भी r से, ये भी r से, ये भी r से। तो बहुत बार हम लोग r क्रॉस r को शॉर्ट में r स्क्वायर लिख देते हैं, मतलब ये दोनों रियल नंबर है। और बहुत बार हम लोग इसको r क्यूब लिख देते हैं। आईटी एडवांस वाला ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। रियल नंबर बहुत ऑब्वियस चॉइस होता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट इस r का यही है।
अब देखिए ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, अब देखिए ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। हम सॉल्यूशन करते हैं ए का। ये अगर बता रहा है कि दोनों आप रियल नंबर लिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए x को मान लीजिए √2, y को मान लीजिए √3 और z को मान लीजिए √5, तो आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 5, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। आपका y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना हो गया, ये 3 प्लस 5 8 रैशनल नंबर हो गया। तो क्या x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा, तो 2 स्क्वायर x स्क्वायर कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 5 7, ये भी रैशनल नंबर होगा। जैसे हमने इसको रैशनल लिया, इसको रैशनल लिया, तो पहला और तीसरा जो आया वो भी रैशनल आया, तो ये लगता है कि ट्रांजिटिव होगा। बट मैथमेटिक्स में क्या है, किसी चीज को सही करने के लिए हम एक एग्जांपल देकर सही नहीं कर सकते, एक एग्जांपल से हम अनुमान लगा सकते हैं, लगता है सही होगा, लेकिन ये इसका तरीका नहीं होगा। हाँ, अगर हम एक भी एग्जांपल गलत प्रूफ कर दें, अगर हम एक भी एग्जांपल गलत प्रूफ कर दें तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और ये जो सोचने का तरीका होता है ना, ये पूरा नंबर आपको देखना होता है। सर ये कैसे सीखेंगे, सिर्फ अनुभव से सीखेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, लगे अरे हाँ ऐसा तुम सोच सकते थे, ऐसा तुम सोच सकते थे। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, हम सीधा सीधा √2 √3 √5 माने तब तो ये लग रहा है, लेकिन अब हम कुछ अलग तरीके से मान रहे हैं, ठीक है, अब हम कुछ अलग तरीके से मान रहे हैं, अब हम एक्चुअली सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल था, आप उसको लिख सकते हैं। अब आप मानिए मान लीजिए इसको मानिए 1 प्लस √2, इसको मानिए 1 माइनस √2, इसको मानिए 8 का पावर 1/4। तो जरा आप यहां से देखिए तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लेंगे, इससे 2√2 और 2√2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 6 होगा। तो ये आपका आया ना, क्या है रैशनल। आप जरा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर देखिए, आप जरा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर देखिए, तो y स्क्वायर आपका क्या है 1 माइनस √2 का स्क्वायर, हमने डेटा सेट किया है 8 का पावर 1/4 का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा 1 प्लस 2 माइनस 2√2, इसका होल स्क्वायर किया, और ये 8 का पावर 1/2। आपको पता है 8 का पावर 1/2 भी क्या होता है 2√2 होता है, 8 का पावर 1/2 भी क्या होता है 2√2 होता है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया 3, ये भी आपका रैशनल आ गया। तो ये हम रियल नंबर ले रहे हैं, तो अगर हमने ऐसा नंबर माना तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी रैशनल आ गया, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भी क्या आ गया रैशनल आ गया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की, ठीक है। ऊपर का था एक लाइन हम मिटा देते हैं, ठीक है, जरूरत हमको पड़ रही है। अब हम बात करते हैं किसकी, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की। तो ये आपका हो गया 1 प्लस √2 का स्क्वायर और 8 के पावर 1/4 का स्क्वायर। अब जब आप इसको लिखेंगे तो ये रैशनल नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 प्लस 2 प्लस 2√2 और 8 का पावर 1/2 ये रैशनल रह गया, पिछले बार कटा था। ये डज नॉट बिलोंग टू क्यूब। हमने एक एग्जांपल ऐसा खोज लिया कि जब हम x और y को रियल नंबर दे रहे हैं, तो पहले दो का स्क्वायर रैशनल आ रहा है, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का स्क्वायर रैशनल नंबर आ रहा है, बट पहले और तीसरे का स्क्वायर रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, आप लिख लीजिए यहां पर, आप आंसर लिख लीजिए S1 इज नॉट ट्रांजिटिव। एक भी एग्जांपल खोज दिया नहीं है तो नहीं होगा, ट्रांजिटिव में यही है। और अगर है तो इंट्यूशन से लिखना इस चीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है, अनुभव चाहिए, इसलिए मैंने बोला डिफिकल्ट है सर एग्जांपल कैसे खोजे फिर से, तो डिफिकल्ट, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है, कुछ कुछ तो नया हमेशा मिलता ही है। ट्रांजिटिव यहीं पे डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप छोटा सिंपल एग्जांपल लेकर सोचेंगे जैसे हमने √2 √3 √5 लिया तो लगता है कि होगा, लेकिन क्या कहीं कोई एक एग्जांपल है, तो हमने जरा सेट किया था, इसका स्क्वायरिंग में 2√2 आता है, इसका स्क्वायरिंग में 2√2 आता है, इसको हमने सेट करके चीजों को बना लिया था। तो ये पहला आंसर हो गया। आप क्या लिखेंगे, S1 इज नॉट
ट्रांजिटिव। चलिए अब सेकंड पे भी ऐसा ही कुछ है, हम आपको सिर्फ लिख देते हैं पी क्यू आर, इस बार हमने लिख दिया है। मान लीजिए आप पी डी के सॉल्यूशन में आ जाइए। चलिए इसको हटाइए, क्या ले लिया जाए इस बार हमको ना, अच्छा हाँ ऐसे ले लेते हैं, पी ए ले लेते हैं, क्यू ए ले लेते हैं, √2 क्यू ले ले रहे हैं, वो आपको भी क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस है। लेकिन डिफिकल्ट है, फिर हम बार बार बोल रहे हैं। सॉल्यूशन देखने में आसान लगता है बट आपके लेवल पे इतना क्वेश्चन या फिजिक्स में मैथ सब कुछ पढ़ रहे हैं, डिफिकल्ट है। आप देखिए तो यहां से पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम सीधा लिख दे रहे हैं 1 + 2 + 2 √2 और इसका स्क्वायर 2। ये आपका रैशनल नहीं है, ये सही हो गया। फिर आपका क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से आप देखिए तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 2 और इसका स्क्वायर आपका क्या हो गया 1 + 2 - 2 √2। इसमें भी ये रैशनल आ गया, आपको पता है ना p + √q और p - √q भी रैशनल होता है। रैशनल प्लस या रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, रैशनल होता है, तो ये भी रैशनल हो गया। इसको जस्टिफाई कर रहा है कि p q का रियल नंबर लिया तो p² + q का रैशनल नंबर नहीं है। अब पहला तीसरा देखिए, बट p² + r² 1 + √2 का स्क्वायर प्लस 1 - √2 का स्क्वायर, भी कैलकुलेट किया था, इससे +2 √2 और -2 √2 कैंसिल होगा, 6 होगा, ये रैशनल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला दूसरा से रैशनल आया, दूसरा तीसरा से रैशनल आया, लेकिन पहला तीसरा से रैशनल नहीं आया। हम लिख सकते थे, पिछली बार जगह लिखा नहीं लिखे, ठीक है, क्या लिख सकते हैं PQ belongs to S2, QR belongs to S2। पिछले वाली आप ऐसे S1 करके लिख लीजिएगा, बोल देते हैं अभी, बट PR does not belong to S2, but PR does not belong to S2, therefore S2 is not transitive। बात समझ गए आप बात समझ गए? चलिए, तो पिछले वाला को क्या लिखा पहले क्वेश्चन में, xy belongs to Q, S1 means S1, yz belongs to S1 but xz does not belong to S1, तो वो भी ट्रांजिटिव नहीं था। तो ये वाली डिफिकल्टी है ट्रांजिटिव में। कुछ हम और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहे हैं लॉजिक के लिए, वही ले रहे हैं, हालांकि उसको तो हम पूछ लिए हैं, चेक वेदर फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों, बट हम मेन इंटरेस्ट ट्रांजिटिव में। चलिए इसको आप लिख के उधर के क्वेश्चन को भी लिखिए, हम सभी रीज करेंगे। होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लीजिए और आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। इंटरेस्टिंग है, लॉजिक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेंज बड़ा कम है, लगभग जो हम लोग बता देते हैं ना उसी तरह से एग्जाम में आने भी लगता है। सॉल्यूशन आएंगे 2 के 1 का, इसके बाद हम आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन पे। चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। देखिए क्या है, xy belongs to w क्रॉस w, एक्चुअली w क्या है आगे लिखे हुए हैं, रेड वाला पेन कहां गया, w क्या है आगे लिखे हुए हैं, w is the set of all the words of an English dictionary। इंग्लिश डिक्शनरी का कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी डिक्शनरी का कोई भी वर्ड हो सकता है। तो x भी एक वर्ड है, y भी एक वर्ड है, मतलब जस्ट ठीक है, बताएंगे क्या है। वर्ड x एंड y have at least one letter in common। जैसे आप देखिए पहला का सॉल्यूशन देखिए, मान लीजिए आपने वर्ड x माना कैट और मान लीजिए आपने वर्ड y माना कोई भी देख लीजिए, ऐसा एक वर्ड तो मानना पड़ेगा, मान लीजिए रैट। हालांकि दोनों को एक ही कॉमन लेना चाहिए था, इसमें क्या कॉमन हो गया, एटी कॉमन हो गया, एटी कॉमन हो गया। चलिए कुछ और हम ढूंढेंगे। तो अब क्या है कि इसमें कम से कम एक कॉमन है ना, तो अब आपको क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, इसमें ये और एक ही कॉमन की बात हो रही थी, एक ही कॉमन की बात हो रही थी, हमने कुछ ऐसा ले लिया कि मान लीजिए ऐसा ले लिया कि 2 कॉमन हो गया। तो अब आपको बताना है कि क्या ये हमारा सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए अगर रिफ्लेक्सिव के x पर x करें तो कैट एंड कैट इसमें तो कॉमन है, तीनों कॉमन है, हमको कम से कम एक चाहिए, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ये आपका क्या दिखाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ऑल कॉमन,
ऑल कॉमन। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पे आप देख लीजिए एक्स एंड वाई, ठीक है, कैट एंड रैट, ए एंड टी कॉमन, तो रैट एंड कैट, रैट एंड कैट क्या आपका है? इसमें आप कह सकते हैं ना ए एंड टी कॉमन, हासिल तो बहुत, तो इससे क्या हो गया? इट इज सिमेट्रिक आल्सो। बट ट्रांजिटिव सोचना जो होता है वो थोड़ा सा लॉजिक आपका बहुत मतलब एकदम विस्तृत, बहुत ब्रॉड होने पर होता है। ये तो देख ही लेंगे तो कॉमन होगा ही, इसको आगे पीछे करके लिखें एक्स वाई तो वाई एक्स, ऐसा ही है ना, तो भी कॉमन होगा, एटलीस्ट वन कॉमन चाहिए था। अब कोई एक ऐसा ले कि कॉमन होगा कि नहीं होगा, एक एग्जांपल ढूंढना जो नहीं होगा, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम एक और वर्ड खोजते हैं, मान लीजिए एक वर्ड हम खोजते हैं पॉट, पीओटी, पॉट। तो अब एक्स एंड वाई में देखिए एक पॉट लेंगे, टी तो कॉमन हो गया, नहीं ऐसा कुछ लेना है, इस दोनों में आर कॉमन नहीं था ना। एक वर्ड हम लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल खोज रहे हैं आरआईपी, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। रिप वर्ड जानते हैं, ठीक है, आप आरआईसी राइस ले लीजिए, सब सर तीन ही का ले रहे हैं, किसी का भी हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए राइस ले लीजिए। एक्स एंड वाई में क्या है? ए एंड टी कॉमन, टी तो क्या है? नहीं। अच्छा, वाई एंड जेड में क्या है? आर कॉमन है ना भाई। क्या कह रहा था? एटलीस्ट वन कॉमन होना चाहिए, तो एक्स और वाई में ए और टी कॉमन है, वाई और जेड में क्या है? आर कॉमन है, एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड कहने का क्या अर्थ है? कैट एंड राइस, नो कॉमन। ये लॉजिक ट्रांजिटिव में लगाना पड़ता है। कॉमन अलग वाला भी होगा, सेम कॉमन होगा तो कॉमन हो ही जाता। हम कह सकते हैं एक्स वाई में ए टी और ये कॉमन है, हम कह सकते हैं ना वाई जेड में ये और ये कॉमन है, आर कॉमन है। अब एक्स जेड की बात है, ये तो मैंने गलत बता दिया, मैंने रिप भी सही लिया था, ये मैंने गलत बता दिया, वर्ड रिप मेरा ज्यादा सही था, आरआईपी रिप ये ज्यादा सही था, ठीक है। राइस में तो गलत हो गया, सी कॉमन हो ही गया, तो वहां तक तो ट्रांजिटिव को शो कर रहा है। तो अभी हमने राइस लिख दिया था, तो राइस में तो सी कॉमन हो गया, ट्रांजिटिव शो कर रहा था। लेकिन हमने क्या कहा, एक भी एग्जांपल नहीं तो नहीं, एग्जांपल आरआईपी रिप ले लें, ठीक है, आरआईपी रिप ले लें, आर यू एम ले सकते थे, रंग ले सकते, चलिए एक रिप ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, रिप ले लिया। तो इसमें आपका एक कॉमन है, नो कॉमन फॉर्म, नो कॉमन। तो अब आप कह सकते हैं ना, इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं है, अब आप कह सकते हैं ना कि इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, इसलिए आप क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए अच्छा हुआ था कि मैंने राइस ले लिया था, राइस लेने पे सी और सी कॉमन हो रहा था, वो ट्रांजिटिव दिखा तो रहा था, लेकिन एक एग्जांपल अगर ट्रांजिटिव दिखा रहा है तो आप उससे नहीं कह सकते ट्रांजिटिव है। हाँ, एक भी अगर नहीं दिखाया तो है ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, एग्जांपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो किसी थ्योरी से अगर इनफाइनाइट एग्जांपल्स को आप दिखा दीजिए तब वो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन अगर निगेशन एक से भी दिखा दीजिएगा कि नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलिए ये चीज आ गया, समझ गए ना, कैट रैट रिप। चलिए अच्छा, सेकंड में आते हैं, सेकंड में आते हैं आपका नंबर 2। आपका 2 में क्या है? देखिए R2M by NP where M and P की वाली इंटीजर such that डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ये रिलेशन फॉलो कर रहा है। देखिए यहां पे हम 3 नंबर लेंगे, M by N P by Q R बस। यहां पे N भी 0 नहीं होगा, Q भी नहीं होगा, S भी नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, और हमारा क्या मेंशन है, M by N P by Q क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि ऐसा हम लिए हैं कि ये दोनों, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर है। कोई दो नंबर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसका ठीक है, कोई भी दो नंबर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 3/4 और आप लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखते हैं,
तो 6 जगह 24 हो गया 6/8। ऐसा दो नंबर बराबर है। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ढूंढ सकते हैं, कोई भी दो रेशियो लिख सकते हैं, जैसे है ना 3 8 जा 24 और आपका क्या है ये 24, ये रिलेशन है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे, ये भी m/n और ये भी m/n, ये भी m/n और ये भी m/n। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो mn और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे nm, ऑलवेज ट्रू। बात समझ में आ रही है ना, ऑलवेज ट्रू, इसलिए रिफ्लेक्सिव होल्ड्स, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है, खुद से खुद का रिलेशन, तो पहले m/n दूसरा भी m/n। अब आप आ जाइए सिमेट्रिक पे, अब आप आ जाइए सिमेट्रिक पे, तो सिमेट्रिक में देखिए आपका क्या है m/n से आपको क्या और p/q, जरा ध्यान से देखेंगे लॉजिक इसमें खूब चलता है। ये बता रहा है mq इज इक्वल टू np गिवन, उल्टा करके लिखिए p/q इज इक्वल टू नहीं m/n, तो ये क्या बताएगा, अब इसका इससे गुना np और इसका इससे गुना, इसको अगर आप 1 मान लीजिए, ये तो गिवन था, ट्रू बाय वर्च्यू ऑफ 1, ये भी हमेशा सही होगा। उल्टा पुल्टा करने से क्या होगा, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, ठीक है। डिवीजन में हो सकता था, अगर हम यहाँ पर लिखते, बोले सर कैसे होता, अगर यहाँ पे m डिवाइडेड, यहाँ पे रिलेशन लिखते m डिवाइडेड बाई q और m डिवाइडेड बाई p, तो शायद वो नहीं होल्ड करता। ये बात समझ रहे हो, नहीं होल्ड करने वाले में चीज ज्यादा क्लियर होता है, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, शायद वो नहीं होल्ड करता। आ रही बात समझ में, यहाँ होल्ड करेगा। अब सवाल है कि इसमें ट्रांजिटिव होल्ड करेगा या नहीं करेगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, लिखिएगा ट्रांजिटिव। ये हमने आपको लॉजिक देने का प्रयास किया है, p/q। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा mq इज इक्वल टू mp, और फिर p/q और r/s से आपको क्या मिलेगा, तीन हमने इसीलिए ले लिया था, ps इज इक्वल टू qr, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा हम स्पेस छोड़कर लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब किताब में नहीं बदल होता। Therefore m/n और r/s, ये एक्चुअली क्या आना चाहिए था, ms into nr आना चाहिए था। ये भी ट्रू है, होल्ड्स, ये भी दोनों होल्ड कर रहा है, क्योंकि पहला दो को तो सही मानना है। तो क्या इससे हम ms इज इक्वल टू nr निकाल ले सकते हैं, कुछ गुना होना करके ms इज इक्वल टू nr निकाल ले सकते हैं, हमको लगता निकल जाएगा। ऑन मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो mqps कितना होगा, npqr। हमने इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, क्या क्या कैंसिल होगा देखिए तो, क्या क्या कैंसिल होगा, q से q होगा और p से p होगा, क्या बचेगा, ms इज इक्वल टू क्या बचेगा, nr। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये m, ठीक है, therefore is equal to ms into nr is also true by 3, इसको 3 मान लीजिए। मीन्स ये 1 2 से जो हम कंक्लूजन लाए, 1 2 से जो हम कंक्लूजन लाए, वो कंक्लूजन ms nr, अब इसको आप दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा 3 सेकंड, दोबारा लिखिए, तो ms into nr बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये और ये होल्ड किया, तो ये भी होल्ड कर गया, इसी दोनों की मदद से आ गया। मैं नंबर कुछ भी ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें जहां नॉन जीरो है, तो ये होल्ड कर गया। होल्ड कर गया, इसका क्या मतलब है, ये आपका कैसा रिलेशन हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। आप लिख लीजिए, हम लिखवा लेते हैं, ठीक है। इट इज ट्रांजिटिव, it is transitive, and hence it is an equivalence relation, and hence it is an equivalence relation। ये आपका कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देखिए ट्रांजिटिव अगर नहीं प्रूफ करना है तो वन एग्जांपल इज इनफ,
ठीक है सर, भैया मेरा ऐसे करने से नहीं हुआ, एक एग्जांपल खोज लिया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये हम बहुत बार बोले हैं, फिर बोल रहे हैं, मैथ में एक गलत मतलब गलत, लेकिन सही करने के लिए आपको प्रोसेस से चलना होगा। प्रोसेस से चले ना, इससे मदद लिए, हेल्प किए, तो थर्ड वाला आ गया। ये हम नीचे वाला पहले इस तरीके से रखें, दिमाग में एक फिगर बन जाता है कि हमको ms = nr लाना है। उस फिगर से हमको पता था, दोनों को गुना कर देंगे ना तो कुछ कटेगा और ये चीज चलाएगा। तो ये हमने आपको बताया। अब हम आपको थोड़ा बताते हैं किसके बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। चलिए देखिए, एंड सो दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको बता दिया, क्या लिखा है, ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एज वेल। क्या नहीं करते, जो तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन a = 1 to 3। छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, देखते चले जाइए। ठीक है, 1 1 2 2 3 3, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3, यहाँ तीन ही एलिमेंट है, तीनों मेंशन है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री भी है, 1 1 का सिमेट्री 1 1, 2 2 का सिमेट्री 2 2 और 3 3 का सिमेट्री 3 3, इसलिए आपका क्या सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि सेकंड मैच नॉट फाउंड वाला है। अगर आप 1 1 का ट्रांजिटिविटी चेक करना चाहिएगा, चलिए इसको हम हटाते हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, इसको तो आप लिखे ही होंगे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। देखिए आपका क्या है, 1 1 से अगर आप मैच करना चाहिएगा तो 1 1 तो xy हो गया। अब अगर आप yz खोजिएगा तो यहाँ तो कोई 1 से शुरू हो नहीं रहा है, ये मैंने पिछले क्लास का लास्ट एग्जांपल बताया था, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, इससे यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया और चूंकि तीनों हो गया तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और इसका पिछले दिन मैंने नाम बताया था, इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं, और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होता है। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा इम्पिटी, इसको हम लोग बहुत बार इम्पिटी रिलेशन भी कहते हैं, आप बगल में लिख लीजिए, फाइल लिखा हुआ है, सेट में इम्पिटी सेट, रिलेशन में इम्पिटी रिलेशन। इसमें टोटल आपके a क्रॉस a में 9 एलिमेंट होंगे, याद रखिएगा, a क्रॉस a में 9 एलिमेंट होंगे, तो टोटल 2 टू द पावर 9 सबसेट्स बनेंगे। 2 टू द पावर 9 सबसेट्स बनेंगे, मतलब इसका 2 टू द पावर 9 रिलेशन है। रिलेशन के बारे में आपको बताया था पहले ही क्लास में, ठीक है, 2 टू द पावर n², तो उसमें एक एम्प्टी रिलेशन है। तो देखिए एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है या 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, लेकिन एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। इस बात को नोट कर लीजिए, एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप रीजन दे सकते हैं कि 1 1 does not belong to 5, एक एग्जांपल दे दिया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन सिमेट्री है। क्यों है सर? अच्छा हम आपकी बात मान के सिमेट्री नहीं, आप एग्जांपल दे पाइएगा? एग्जांपल देना होता ना भाई कि इसमें 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दे पाएंगे। तो एग्जांपल नहीं दे पाएंगे तो इसको हम लोग मान के पूरे सेट में इसी लॉजिक से चलते हैं, ये आपका सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि हम एग्जांपल नहीं दे पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या लिखेंगे? we cannot prove that it is not symmetric, therefore symmetric। we cannot prove that it is not transitive, cannot prove that क्यों बोल रहे हैं? जहां प्रूफ कीजिएगा हम एक एग्जांपल मान देंगे, एग्जांपल तो होगा नहीं, इसलिए याद रखिएगा हमने ऐसा एग्जांपल्स दिया है। ये इम्पिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। चूंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है इसलिए आपका इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं है। थर्ड वाले पे आ जाइए, सी को देखिए, सी एग्जांपल में ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया और 1 2 2 1 सिमेट्रिक भी हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? क्या ये ट्रांजिटिव होगा सी एग्जांपल में? तो सी एग्जांपल में देखिए, ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो बिल्कुल ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप इसको अपना ढूंढ लीजिएगा। जैसे यहाँ 2 2 लीजिएगा तो 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमने छोड़ दिया, ये ट्रांजिटिव होगा। तो सिमेट्रिक भी है, 1 2 2 1 है, रिफ्लेक्सिव भी है, 1 1 2 2 3 3 है, और ट्रांजिटिव भी होगा, चेक कर दीजिएगा। जैसे आप लीजिएगा ना 1 2 1 2 1, सारा खेल तो 1 2
और 1 1 2 2 1 2 और 2 1 का ये ट्रांजिटिव के लिए 3 3 को ट्रांजिटिव का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सेकंड पेयर मैच नहीं करेगा। इसमें आप जिसको लीजिएगा सारा एलिमेंट मालूम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इसी ढंग से जरा हम यहां पर आ जाएं, कैसे लिख दिया है 1 3। देखिए ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ये आपका सिमेट्रिक है, लेकिन ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, डी के बारे में आइए। 3 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर। नहीं, ये तो आ रहा है, ट्रांजिटिव तो आ रहा है, 3 3 भी है, और ऐसा कोई है जो नहीं आ रहा है? ऐसा होता नहीं है, ये जरा हम जल्दी से ढूंढ लें। हाँ है ना, आ गया, मिल गया ना, मिल गया ना, देखिए तो मिल गया। 3 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर। 3 1 है ना, इसमें 1 2 है ना, ये 1 1 आपका कैंसिल हो गया। ये x y था, ये y z था, तो ये y y मैच हटा दिए, x z मतलब क्या बचा, 3 2 बचा। ये r में अगर इसको हम r मान ले तो ठीक है, सबको r ही मान ले, ये इसमें नहीं है, इससे ट्रांजिटिव नहीं है। और फाइनली ये ट्रांजिटिव है। ये इसमें सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 3 और 3 2, इसमें ऑल 9 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इस रिलेशन का नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। इस जब सारे ही एलिमेंट लिखे हुए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जब किसी दो को लीजिएगा जो बचेगा वो बचेगा। शायद कितने 9 ही एलिमेंट हो सकते, 9 एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, तो ये ट्रांजिटिव है। तो आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया। अब आपको हम एक बात बता दें, इसलिए हम ऐसा एग्जांपल्स देते हैं। रिफ्लेक्सिव लिखने के बाद एक एलिमेंट का अगर आप सिमेट्री लिखिएगा, एक का सिमेट्री लिखिएगा ना, तो ट्रांजिटिव हो जाता है। रिफ्लेक्सिव लेने के बाद अगर आप किसी दो का सिमेट्री लिखिएगा ना, तो ट्रांजिटिव नहीं होता है। ये सब कुछ कुछ हम लोग के दिमाग में रहता है, ठीक है, वो अनुभव से आ जाता है, नहीं हुआ ना। और रिफ्लेक्सिव लेने का पूरा लिखिए तो पूरा भी आपका क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो ओवरऑल क्या हो गया, 3 हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चेक करना है। चलिए जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। दो आपने नया नाम सीखा, आइडेंटिटी सीखा, आइडेंटिटी लिखा, एक आपका एंटी सिमेट्रिक बचा हुआ है। चलिए लास्ट में टाइम मिला तो बता दीजिए, बताइए, 2 मिनट का काम है और सिलेबस में नहीं है ऐसे। अब आ जाइए, देखिए इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन 12th बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। अगला एक दो जो क्वेश्चन में 12th बोर्ड के पूछने का तरीका है। आप मान लीजिए कि ये है और ये रिलेशन कैसे डिफाइंड है, x - y डिविजिबल बाय 4, ये रिलेशन है। तो आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस क्लास एक नया टर्म हमने लिखा है, इसको कभी-कभी ये भी लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास को लिखवा दीजिए, एलिमेंट रिलेटेड टू। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, जल्दी से आते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हम क्या लिखेंगे, x और x। रिफ्लेक्सिव में क्या लिखते हैं, x और x, तो आप क्या लिखिएगा, x - x is equal to 0 which is divisible by 4। ये ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा 4/0 डिफाइन नहीं होता है, 0/4 डिफाइन होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या बताते हैं, जहां पे y वहां पे x रख के देखना है, तो x - y तो x - x 0 गया, रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में आ जाइए, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। if x minus y is equal to 4 लैम्डा, जहां लैम्डा इंटीजर है, तो लिखने का तरीका हम बता दे रहे हैं। ऐसे तो बड़ा ऑब्वियस फैक्ट है, अगर x minus y 4 से डिविजिबल है तो y minus x भी 4 से डिविजिबल होगा, इसमें कहीं if but की जरूरत नहीं होती है। अगर 3 minus 11 बराबर -8, ये 4 से डिविजिबल है, तो 11 - 3 8 ये 4 से डिविजिबल होगा। बट लिखने का तरीका देखिए, ये 4 लैम्डा है, 4 से डिविजिबल है मतलब 4 का मल्टीपल है, then y minus x is equal to -4 लैम्डा मींस कितना हो गया, 4 into minus लैम्डा। तो आप नीचे लिख लीजिए, बोल देते हैं क्या हो गया, whenever x minus y is divisible by 4,
whenever x minus y is divisible by 4, y minus x is also divisible by 4, hence it is symmetric. सीधा भी लिख दे सकते थे, लैम्डा दिखाने की जरूरत नहीं थी, पर ट्रांजिटिव थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है, लिख लिया होगा। देखिए ट्रांजिटिव थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, ट्रांजिटिव। देखिए इसमें आप क्या मान लीजिए, let x minus y is equal to 4 lambda and y minus z is equal to 4 mu, where lambda mu are integers, where lambda and mu are integers। ये कहने का क्या है, x minus y is divisible by 4, और ये कहने का क्या है, y minus z is divisible by 4। divisible by 4 कब होगा, जब ये 4 का मल्टीपल हो। अब हमको क्या दिखाना है, x minus z is divisible by 4। now x minus y plus y minus z क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू। ऐसे तो अब एग्जांपल ले लेकर देखिएगा तो आपको अंदाज मिल जाएगा, क्वेश्चन में प्रूव दैट बोला बहुत झंझट नहीं है, बट जब हमको पूरा पूरा दिखाना है ट्रांजिटिव तो एग्जांपल्स लेकर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जांपल्स लेने में एक भी एग्जांपल गलत तो गलत, इसलिए उसका मैथमेटिकल तरीका आप देखिए क्लियर हो जाएगा। ये हो गया x माइनस जेड क्या हो गया, 4 लैम्डा प्लस म्यू मींस 4 इनटू इंटीजर, x minus z is also divisible by 4, hence it is transitive, hence it is transitive। देखो transitive आ गया ना। so given relation is an equivalence relation, लिख सकते हैं since it is, लिख लीजिए since it is reflexive, symmetric and transitive as well, it is an equivalence relation, it is an equivalence relation। आई बात समझ में। तो ट्रांजिटिव में ना थोड़ा सा टेक्निकल काम हमको करना पड़ता है, अलर्ट रहिएगा ट्रांजिटिव के लिए। चलिए मतलब ऐसे नहीं कि सर लग रहा है नहीं, गलत लग रहा है तो आप लॉजिक दे सकते हैं, देखिए सर हमने दिखा दिया एग्जांपल गलत है, बट सही जहां लग रहा है वहां पे थोड़ा सा टेक्निक। सिमेट्री वाले में आप सीधा लिख सकते थे बिना लैम्डा का, नहीं आसान सा चीज है, बट इसमें लग रहा है नहीं चलेगा। कैसे हमने दिखाया, 4 का मल्टीपल मतलब 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल एंड सो ऑन। चलिए इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं, देखिए क्या होगा, एलिमेंट रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। सेकंड पार्ट इक्विवेलेंस क्लास एलिमेंट रिलेटेड टू, इसका क्या है, कभी कभी ना ये लैंग्वेज ध्यान नहीं गया, कभी कभी इस सिलेबस से कुछ लोग इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन पे एलिमेंट रिलेटेड टू, इसमें जितने एलिमेंट्स है ना हर के लिए एलिमेंट रिलेटेड टू निकल सकता है। हमने 0 1 2 3 के लिए निकाला है। देखिए ये कहने का क्या अर्थ होता है, आप x का एलिमेंट रिलेटेड टू ऐसे लिखते हैं, 0 का अर्थ होता है ऐसे ब्लॉक एलिमेंट रिलेटेड टू 0। कहने का क्या अर्थ होता है, x y में आप किसी एक को 0 मान लीजिए, आप x को ही मान सकते हो, y को ही मान सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 0, तो x y कहने का क्या अर्थ है, x 0 मींस x माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 4। समझिएगा, एक को 0 रखेंगे तो अब देखिए, इसलिए आपका यहाँ पे x हम क्या क्या ले सकते हैं, x माइनस 0 डिविजिबल बाय 4। लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल है, आप थोड़ा सा आउट ऑफ वे देखिए, हम इसको 0 लेंगे, 0 माइनस 0 4 से डिविजिबल होता है, x 0 लेंगे, ठीक है। 1 माइनस 0 4 से डिविजिबल नहीं है, नहीं लेंगे। 2 माइनस 0 4 से डिविजिबल नहीं है, नहीं लेंगे। 3 माइनस 0 3 4 से डिविजिबल नहीं है, नहीं लेंगे। 4 माइनस 0 4 से डिविजिबल है। आई बात समझ में? तो 0 रखने के बाद अगर एक एलिमेंट 0 है तो ये वाला एलिमेंट क्या क्या होगा, तो ऐसे भी देख सकते थे, ये 0 0 4 0 8 0, एक 0 होना चाहिए, ये सब डिविजिबल है, तो वही 8 वाले को लिखना है। अगला 8 हो जाएगा, 8 माइनस 0 डिविजिबल है, फिर आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कहने का क्या अर्थ है, थोड़ा सा हम वेग लिखते हैं, वैल्यू ऑफ x या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x
सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x व्हेन, ये थोड़ा सा टेक्निकल लिखा था और नॉन टेक्निकल, x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 4, एलिमेंट रिलेटेड टू 0, समझ गए? जो रिलेशन फॉलो कर रहा है किसी एक को मान लीजिए, जैसे 1 कह रहे हैं तो y को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, तो आपका क्या होगा, 1 तो होगा ही, 1 माइनस 1, अगला क्या होगा, 5 माइनस 1 4 होता है, 9 माइनस 1 8 होता है, 4 से डिविजिबल, 13 माइनस 1 70 माइनस 1, ऐसे लिखते चले जाइए। फिर 2 का हम क्या लिखेंगे, अब 2 का सीधा लिखते हैं, 2 माइनस 2 0, 4 से डिविजिबल, 6 माइनस 2 4, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8, 14 माइनस 2 18, 20 से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 3 का लिखिए, क्या हो जाएगा, तो 3 7 11 15, बहुत हम लिख दिए। एक और लिखते हैं 4, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 4 देना चाहिए था, कुछ और एक प्रॉपर्टी बता देना। 4 देंगे तो 4 माइनस 0, 0 माइनस 4, 4 बात बराबर है 4, 4 माइनस 4, 8 माइनस 4, 4, 4 से डिविजिबल, ठीक है। फिर आपका 12, 16 और 20, देखिए तो ये और ये मैच कर गया पूरा। इक्विवेलेंस क्लास का एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स में। वैसे तो हम लोग इंजीनियरिंग की ओर चले जाते हैं तो लगता है कि ठीक क्यों पढ़ रहे हो, बहुत शानदार मैथमेटिक्स है। पता है क्या है, ये या तो डिसजॉइंट होता है और या तो एकदम सेम होता है। कल आप इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो या तो वो दो इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट मैच कर जाएंगे, जैसे यहां देखिए इसके और इसके सारे एलिमेंट मैच कर गए। 5 लिखिएगा तो 5 और 1 के सारे एलिमेंट मैच करेंगे, या तो सारे एलिमेंट मैच कर जाएंगे या तो कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं, लिख लीजिए। इक्विवेलेंस क्लास इज either equal or disjoint. Equivalence class is, ठीक है, इसको इक्विवेलेंस क्लास बोल रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास इज either equal or disjoint. देख रहे हैं ना, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। एलिमेंट कॉमन हो तो डिसजॉइंट, या फिर इसमें क्या हो गया, सारी इक्वल हो गया इक्विवेलेंस क्लास में। चलिए एक आध क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लिख लिया होगा। तो इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या कहानी है आप इसको जान लीजिए। तो यही से सॉल्यूशन है। देखिए रिलेशन कैसे डिफाइंड है, आर लिखना चाहिए था, आर एंड वे लिखते हैं, ए बी आर सी डी दोनों साइड से हम ले सकते हैं। ये कहने का अर्थ है, रेड वाला पेन कहां गया, ये कहने का क्या अर्थ है कि जो फर्स्ट और फोर्थ का है एडिशन, वही आपका सेकंड और थर्ड का ये बराबर है। जैसे आप लिख सकते हैं दो नंबर, मान लीजिए हम लिखे 3 और 11, यहां लिख दिया अगर 4, तो यहां क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे ना। 3 प्लस 12 कितना हो गया 15, और 11 प्लस 4 कितना हो गया 15। ध्यान से देखिएगा, इसका ऑर्डर पेयर में पहला और ऑर्डर पेयर में दूसरा, ये और ये बराबर, तो ये रिलेशन फॉलो कर रहा है। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, दो एलिमेंट, मान लीजिए एक आप लिखते हैं 6 और 25, एक आप लिखते हैं मान लीजिए कि आप 10 लिखते हैं, ठीक है। तो 25 प्लस 10 ये दोनों को ऐड करना था, 35 हो गया, ये दोनों को ऐड करना था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 29 लिखेंगे। ये रिलेशन मतलब ऐसा सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्या प्रूव करना है कि आर आपका क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव की बात करें, ए बी आर ए बी, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, देखिए यहां पे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है, ये पहला एलिमेंट है, इसको भी वही लेंगे, रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम लेते हैं। ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, इसको इससे ऐड किए, इसको ऐड किए, which is true। अगर आप ये लाइन लिख सके एग्जाम में ना, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, नहीं लिखे तो भी नंबर दे देता है, लिख दिया। as commutative law
होल्ड फॉर नेचुरल नंबर। ये तो रियल नंबर के लिए होल्ड करता है, लेकिन हमको यहाँ नेचुरल दे दिया है तो बस हम नेचुरल में काम कर रहे हैं। क्यों बराबर होता है, लॉजिक देना होगा हमको पता है, a प्लस बी प्लस ए बराबर होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में आ जाइए, ए बी आर सी डी, ये क्या इम्प्लाई, एक ही इंप्लीकेशन दे रहे हैं, दोनों भी दे सकते हैं, मतलब आप उधर से भी इधर आ सकते थे, किसी ये कहने का अर्थ यहां से भी बढ़ के यहां आ सकते हैं, यहां से बढ़ के यहां आ सकते हैं, और इसका बहुत विशेष मतलब नहीं है। ये कहने का क्या अर्थ है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसको 1 मान लीजिए। ऑल्सो सी डी और ए बी क्या होगा, सी डी ए बी क्या होगा, याद रखिएगा पहला चौथा c प्लस बी इज इक्वल टू कितना, ये आपका क्या हो जाएगा d प्लस ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर से कौन सा लॉ लगा दिया, एक बार लिख दिया तो मत लिखिएगा ज्यादा, कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, चेंज कर सकते हैं। which is true by virtue of 1, which is true by virtue of 1, ये सब लिखने का तरीका है। आप which is true करके भी लिख दीजिएगा, बीइंग स्टूडेंट काम चलता है। मतलब ये जो मेंशन था तो उससे ये आया था रिलेशन, और ये जो हमने रिलेशन लिखा यहां आया, तो क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और 1 में यही तो था b प्लस ए प्लस डी के बराबर है, माइनस होता तो नहीं कर सकते थे। तो इट इज सिमेट्रिक आल्सो, इट इज सिमेट्रिक आल्सो। चलिए इसको हटा दें, क्वेश्चन आने दे रहे हैं। और आपका ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में इसको भी हम लाने दे रहे हैं, जरूरत पड़ती है हमको, या ऊपर से ट्रांजिटिव लिखते हैं, इतना में हो जाएगा, इसको आप पहले लिख लीजिए, क्योंकि ट्रांजिटिव पे ही थोड़ा सा स्ट्रेस करना है। जब सर लोग कॉपी चेक करेंगे ना, कल लेकर ट्रांजिटिव ठीक से लिखा, अच्छा लिखा है, तो बाकी तो लिख के लिया होगा। देखिए इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 3 कैसे आ जाएगा, ए बी आर सी डी, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा a प्लस डी बी प्लस सी, और सी डी और एक और लीजिएगा पी एफ। ट्रांजिटिव में 3 आता है ना, x y z, x a b है, y c d है, z e f है। इससे क्या मिलेगा, पहला और अंतिम c प्लस f किसके बराबर, d प्लस c। नीचे हटा दें, हमको एक्चुअली चाहिए क्या था, थोड़ा हम हिंट कर लें, हमको क्या चाहिए था, a b r e f, ये एक्चुअली है a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस c। मेरी आदत है, क्वेश्चन पहले भी कह रहते हैं, कहने का क्या अर्थ है कि इस दोनों से हम इसको ला सकते हैं, तो ऐड कीजिए ना तो आ जाएगा, ऐड कीजिएगा क्या होगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस f। सर आप ऐड क्यों किए, तो ये जो हम हिंट ले लिए नीचे लिख करना, उससे ऐड किया। हमको पता चला ऐड करेंगे तो d और d कट जाएगा, ऐड करेंगे तो c और c कट जाएगा, क्या बचा, a प्लस f b प्लस c, मतलब ये b प्लस e, ये कुछ गड़बड़ कैसे हो गया, b प्लस c। ये कहने का क्या अर्थ है, ठीक है, a प्लस f आ गया ना आपका b प्लस c, तो ये कहने का क्या अर्थ है, ये आप सीधा लिख दीजिए, a b आ गया। देखिए डबल इंप्लीकेशन का क्या आता है, इससे हम इसको लिख सकते थे, आप अगर आपको दिक्कत है तो यहां से देखिए, मान लीजिए हम ऐसे लिखे थे a प्लस f b प्लस c बराबर है, तो डबल इंप्लीकेशन का मतलब किसी से किसी को आप लिख सकते थे, कॉलेज से ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने रफ वर्क के लिए किया था। तो देखिए तो जब ये सही और ये सही है, तो इस दोनों का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था इससे ये भी सही हो गया, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ मतलब एक तरह लिखिएगा, इट इज ट्रायंगुलेटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एंड टेक फॉर इंस्पिरेशन। आई बात समझ में, इसी में एक और क्वेश्चन आता है, तो तुरंत थोड़ा सा उसको डील कर लें, इतना क्लियर नहीं डील करेंगे। उसमें क्या होता है ना, ये सब कुछ ये रहता है, यहां पर AD इज इक्वल टू BC आता है, ठीक है।
तो रिफ्लेक्सिव आप खुद से कर लीजिएगा, सिमेट्रिक आप खुद से कर लीजिएगा, कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करता है और सही आ जाएगा, और ट्रांजिटिव में देखिए क्या आ जाएगा, इसका हिंट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका हिंट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसी तरह का चीज है। रिफ्लेक्सिव डू योरसेल्फ लिख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, वहां प्लस है मल्टीप्लिक सिमेट्रिक, ये भी डू योरसेल्फ। और ट्रांजिटिव में आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करते हैं, जैसे यहाँ AD इज इक्वल टू BC है, यहाँ क्या है AD, CF इज इक्वल टू D है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, बस मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट कर दिया। तो ADCF किसके बराबर, BCD, आपका D से D कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, AF आपका किसके बराबर हो गया, B के बराबर। तो AF अगर आपका B के बराबर हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं ना, ABREF, यही था ना, इससे ये गुना और इससे ये गुना, यही तो था। तो ये आता है क्वेश्चन, ये सभी इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिलेशन में एक पर्टिकुलर तरह का क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम करता है, हम ये डील कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है जिसमें 1 to 1 होना चाहिए, और अभी हमने ना इसका आपको इनडायरेक्टली आंसर बता दिए थे, शुरुआत यहीं से किए थे। नंबर ऑफ रिलेशन में ये सबसे आसान वाला बता रहे हैं, कुछ और होता है उसको आप पढ़िएगा कहीं पे, ठीक है, या हो सकता है असाइनमेंट में उसको सॉल्यूशन के साथ लिख कर दे देंगे, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ये तो वाले नोटेशन के लिए हम बता रहे हैं। देखिए अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें ना, तो उसमें 1 1 2 2 3 3 तो होगा ही, और साथ में 1 2 और 2 1 होगा, क्योंकि 1 2 और 2 1 होना चाहिए। तो देखते इक्विवेलेंस रिलेशन को जस्ट प्रूफ किए थे। अब देखिए एक R2 हम मानते हैं, मिनिमम तो इसमें इतना चाहिए, मिनिमम तो चाहिए 1 2 और 2 1। एक मान लीजिए, अब एडिशनल देखिए क्या क्या आपका बच रहा है, 1 3 बच रहा है, 3 1 बच रहा है, 2 3 बच रहा है और 3 2 बच रहा है। मिनिमम 1 1 2 2 3 3 डालना था, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लेम को रिफ्लेक्सिव करना ही है, और क्या रहा था कि 1 2 और 2 1 कंटेन करेगा, तो वो हमने डाल ही दिया, और ये हमको इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया। आप चेक कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है, अभी जस्ट किया भी था। अब इसमें देखिए क्या डालेंगे, इस चार में से मान लीजिए हम 1 3 डालें, तो हमको 3 1 भी डालना होगा, लेकिन ये वाला आपका नहीं रह जाता है, ये अभी हमने प्रूफ किया था, ये वाला आपका नहीं रह जाता है। क्या नहीं रह जाता है, ये ट्रांजिटिव नहीं रह जाता है। क्यों नहीं ट्रांजिटिव रह जाता, अभी हमने इसको दिखाया था, पिछले एग्जांपल में जाकर देखिएगा, ठीक है, हमने दिखाया था कि इसमें 3 1 है और 1 2 है, लेकिन 3 2 नहीं है। तो अभी ऐसा 3 2 लाने के लिए हमको इसमें क्या डालना होगा, 3 2 डालना होगा, और 3 2 डालेंगे तो सिमेट्री के लिए क्या डालना होगा, 2 3 भी डालना होगा। सारे एलिमेंट डाल दिए, एक डालने से तो काम चलता नहीं, 1 डालेंगे तो 3 1 भी डालना होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये वाला सिर्फ डाले तो इसके कारण से ट्रांजिटिविटी खत्म हो गई, तो उसके कारण से हम 3 2 डालेंगे, भैया तुम ट्रांजिटिव बन जाओ। अब सिमेट्रिसिटी खत्म हो गई तो 2 3 डाल दिए। तो ऐसा टोटल कितना मिलेगा, 2 रिलेशन मिलेगा। तो 3 4 कॉमन क्वेश्चंस है, आपका असाइनमेंट सेगमेंट में डाल देंगे, बस वो पढ़ लीजिएगा, सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा, 2 3 ही चाहिए। तो ये लगभग इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। जाते जाते हम खाली आपको एक वर्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बता देते हैं। ये एंटी सिमेट्रिक में होता क्या है, प्रथम डेफिनेशन तो नहीं लिखवा रहे हैं, मान लीजिए सेट ए है 1 2 3। जैसे एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, मान लीजिए कि आप 1 3 लिए ना, तो आपको 3 1 नहीं लेना है, ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। 1 3 लिए तो आपको 3 1 नहीं लेना है, 2 3 लिए तो आपको 3 2 नहीं लेना है, ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक में क्या था, 1 3 लिए तो 2 3 आपको लेना ही है। हाँ, एंटी सिमेट्रिक में एक और बात होती है, आप 1 3 लिए और 2 3 लिए, लेकिन 1 1 ले लेंगे तो इसको एंटी सिमेट्रिक मानते हैं। एक्चुअली एंटी सिमेट्रिक का डेफिनेशन है, इफ AB belongs to R, then BA does not belong to R, provided एक कंडीशन है इसमें A not equal to B। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को कैसे नाम समझ रहे हैं, सिमेट्रिक में 1 3 था तो 3 1 होना चाहिए, इसमें 1 3 है तो फिर 3 1 नहीं होना चाहिए।
लेकिन 1 1 हो सकता है, ये डिफिनेशन है। ए बी अगर आर है तो बी आर में नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू बी। ये रूल इसमें नहीं फॉलो करेगा क्योंकि इसमें ए बी बराबर हो गया ना। तो सीधा याद रखना है, इक्वल वाला एलिमेंट हो सकता है, और इसमें अगर 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 है तो फिर 3 2 आपका नहीं होना चाहिए। डिफिनेशन समझ में आया? ए बी अगर है तो बी ए नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब ये रूल तभी चलेगा जब यहाँ इक्वल नहीं है, इक्वल रहेगा तो ये रूल नहीं चलेगा। इसको एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। नॉर्मली एंटी सिमेट्रिक का बेस्ट एग्जांपल होता है ना, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, 2 स्टूडेंट्स को लीजिएगा, उनका हाइट एक तरह से एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अगर ए बी से लंबा है, अगर ए बी से लंबा है तो फिर बी ए से लंबा नहीं होगा। या हो सकता है दो की हाइट बराबर हो तो बराबर हो सकता है सी फिर बी के बराबर हाइट का हो, तो बराबर हाइट का हो तो चलेगा। यही एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। जहां पे एक पता चल गया लंबा है तो आपको ये नहीं पता, आपको पता चल गया दूसरा हो सकता है उसके बराबर या फिर उससे क्या होगा, नाटा ही होगा। तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए एक आपको जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बात बता रहे हैं, उसमें एक ये वाले क्वेश्चन भी बता दें। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं बड़े अच्छे ढंग से बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए बी ए गिवन रिलेशन गिवन सेट, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 and 2 3। जस्ट एक क्वेश्चन जो बताया है ये उसी क्वेश्चन का भाई है, थोड़ी देर पहले जो बताया है, which are reflexive and transitive but not symmetric। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरा लॉजिक आपको तैयार रखना पड़ता है। अपनी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, ए क्रॉस ए को लिख कर रखा है। अब हम रिलेशन पे आते हैं। देखिएगा इसमें सोचने का तरीका क्या होगा। दो एलिमेंट मेंशन है, क्या क्या 1 2 और 2 3, दो एलिमेंट मेंशन है 1 2 और 2 3, और हमको रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए और सिमेट्रिक नहीं चाहिए। इक्विवेलेंस तो थोड़ा आसान होता है बट सिमेट्रिक नहीं चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि रिफ्लेक्सिव चाहिए तो हम इसमें डाल देते हैं 1 1, हम इसमें क्या डाल देते हैं 2 2, हम इसमें क्या डाल देते हैं 2 3, और साथ में क्या होना चाहिए, साथ में ये दोनों भी होना ही चाहिए, तो ये भी डाल देते हैं 2 3 गलत लिखा 3 3, और साथ में क्या होना चाहिए 1 2 और क्या 2 3। इतना तो मिनिमम होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आपको क्लियर नजर आ रहा है ये ट्रांजिटिव नहीं है। अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं ट्रांजिटिव है, इसमें 1 2 है, 2 3 है, 1 3 तो मिनिमम चाहिए। फिर से देखिए ये मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए लिख लिया 1 1 2 2 3 3, ये जो मेरा रिक्वायरमेंट है ये कंटेन कर रहा है, इसको लिख लिया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक तो खैर क्लियर नहीं है, सिमेट्रिक हमको चाहिए भी नहीं, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि इसमें 1 3 नहीं है। चलिए इसमें 1 3 नहीं है, तो पहला रिलेशन हम ऐसे ढूंढ रहे हैं, इसको हम बेस रिलेशन मानेंगे, ठीक है, इसको बेस हम मानेंगे। पहला हम ऐसे ढूंढ रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3। अब आप इसको चेक कर देंगे, ठीक है, अब आप इसको चेक कर लेंगे, ये आपका ट्रांजिटिव आ जाएगा। अब आप इसको चेक कर लेंगे, ये आपका ट्रांजिटिव आ जाएगा। मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। अब देखिए अब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मींस अगर हम देखें, इसको हटा दें, 1 1 को हटा दें, फिर 2 2 को हटा दें, 3 3 को हटा दें, और क्या हटा दें 1 2 को हटा दें, और क्या हटा दें 1 3 भी हटा दें, और 2 3 भी हटा दें। मिनिमम आपका इतना होना चाहिए, मिनिमम आपका इतना होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। अब जो एलिमेंट है, अब ये जो एलिमेंट्स यहां दिख रहे हैं उसको इसमें इंट्रोड्यूस करना है, इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि रिफ्लेक्सिव हो, और वो हमेशा रहेगा। वो सिमेट्रिक नहीं हो लेकिन ट्रांजिटिव हो, वो सिमेट्रिक नहीं हो लेकिन ट्रांजिटिव हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सोचते कैसे हैं। देखिए हम कंप्लीट पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, इसलिए मतलब बोला नहीं क्वेश्चन में बड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूं। ये जो आपका 2 1 है, 3 1 है और 3 2 है, 2 1 है, 3 1 है और 3 2 है, इसमें आप कैसे कैसे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द टोटल पॉसिबिलिटीज, मैं लिखता हूं। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप पहला कर सकते हैं सिर्फ 2 1 को, दूसरा आप कर सकते हैं 3 1 को, तीसरा आप किसको कर सकते हैं 3 2 को, सिर्फ एक ही एलिमेंट अगर इसमें डालना चाहें तो ये पॉसिबिलिटीज है। चौथा आप इसमें से कोई कर सकते हैं 2 1 को,
3 1 को, किसी दो को। पांचवा आप किसको डाल सकते हैं? आप डाल सकते हैं 2 1 को और कितना 3 2 को। और छठा आप किसको डाल सकते हैं? छठा आप किसको डाल सकते हैं? छठा आप डाल सकते हैं 3 1 को और 3 2 को। और फाइनली नंबर 7 आप इस तीनों को डाल सकते हैं 2 1 3 1 और 3 2। देखिए यही पॉसिबिलिटीज है। एक्चुअली 3 एलिमेंट बचता है तो 2 टू द पावर 8 2 टू द पावर 3 8 पॉसिबिलिटीज होती है। यहाँ 7 इसलिए आया कि इसमें एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट मतलब इसमें कुछ भी नहीं डाला, वो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। अब आपको क्या सोचना है कि यही 7 पॉसिबिलिटीज में है हमारा आंसर छुपा हुआ है। एक ऑलरेडी हो चुका है, इसी 7 पॉसिबिलिटीज में आंसर छुपा हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे कैसे हटाते हैं। इसको हमने हटा दिया, इसको हमने 7 नंबर को हटा दिया, क्योंकि अगर आप इस तीनों को इसमें डालेंगे तो जो रिलेशन मिलेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। तीनों को डाल देंगे तो 9 का 9 एलिमेंट्स आ गया, और 9 का 9 एलिमेंट्स आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन जस्ट पड़ा है, तो हमको नॉट सिमेट्री चाहिए, इसलिए हम तीनों को नहीं डाल सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आप 2 1 को डालते हैं, मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, एक नया नाम R2 देते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3, इसके बाद 1 2 2 3 और क्या लेते हैं 1 3। ये तो आपको मिनिमम चाहिए था। और इसमें अगर हम 2 1 और 1 2 डालते हैं, क्या डालते हैं 2 1 डालते हैं और 3 1 डालते हैं। देखिए एक एलिमेंट अगर नहीं है, अगर एक एलिमेंट नहीं है इसमें, अगर आपका देखा जाए तो कौन सा एलिमेंट नहीं है, एक्चुअली इसमें 3 2 एलिमेंट नहीं है। अगर एक एलिमेंट नहीं है ना तो ये ट्रांजिटिव नहीं आने देता है। कैसे नहीं आने देता है आपको हम बताते हैं। 3 और 2 की बात कर रहे हैं ना, 3 और 2 की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका 3 2 नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिटिव आएगा? क्या ये ट्रांजिटिव आएगा? अगर आप इसको यहां से देख लीजिए, अगर यहां से आप देख लीजिए 3 1 है और आपका ये देखिए आपका इसमें 3 1 है, एक में नहीं आता, ढूंढना पड़ता है। और आपका इसमें क्या है 1 2 है, इसमें 3 1 है 1 2 है, ये दोनों कट गया। कटने के बाद यह क्या बचेगा 3 2 इसमें नहीं है। ये सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर एक एलिमेंट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी पेयर बना सकते हैं पर 3 2 नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए ये आपको ट्रांजिटिव नहीं देगा। ये कट गया, सेम लॉजिक पे ये भी कट जाएगा। मतलब अब बचा तीनों एलिमेंट इसमें डालेंगे तो नहीं मिलेगा ट्रांजिटिव, कोई दो डालेंगे तो नहीं मिलेगा। हमने एक को चेक किया, बाकी अब दो चेक कर देंगे। अब फाइनली है, चलिए R2 हट गया। मान लीजिए कि हम एक नया नाम इसमें R3 देते हैं, ठीक है। R3 हम कैसे लिख रहे हैं, पहले इसको हम लिख ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। इसमें अगर हम ये वाला 2 1 डालते हैं तो आप जो इसको चेक कर लीजिएगा, ये ट्रांजिटिव आ जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये ट्रांजिटिव आ जाएगा, ठीक है। वो आपके हमने छोड़ दिया। अब मान लीजिए कि हम इसको डालते हैं, R4 इसका नाम दे रहे हैं, R4 इसका नाम दे रहे हैं, मींस पहले से इसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, और इसमें से अगर हम इसको डाल रहे हैं 3 1 को डाल रहे हैं, तो क्या ये ट्रांजिटिव आएगा? क्या ये ट्रांजिटिव आएगा? तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। शुरू में कौन कौन सा था 1 2 और 2 3 था, इसमें 3 1 आ गया, ये ट्रांजिटिव नहीं आएगा। ढूंढ कर आपको हम दिखा देते हैं, या आप भी जल्दी से पॉज करके इसको ढूंढ लीजिए। ये ट्रांजिटिव नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा ये ट्रांजिटिव? ये नहीं आएगा इसमें, ये ट्रांजिटिव आपका नहीं आएगा। इसमें 3 2 चाहिए, 3 2। देखिए ट्रांजिटिव कैसे नहीं आएगा इसमें। आप यहां से देखिए, हम ऊपर वाला को जरा इरेज कर देते हैं। इसमें से आपका 3 1 है और 1 2 है, बट ये घटाइएगा तो 3 2 इसमें नहीं है। नॉट बिलोंग टू R4, नॉट बिलोंग टू। आ रही बात समझ में? तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं देगा। और R5
मीन्स इसमें आप ये डालिएगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 और इसमें अगर आप ये डाल दीजिएगा 3 2 चेक कर दीजिएगा ये ट्रांजिटिव आपका दे देगा। तो 3 ट्रांजिटिव मिलेगा जब इस पूरे में हम सिर्फ 1 3 डालेंगे और इस वाले में जब एक बार 1 2 और एक बार 3 2। सर हम कैसे श्योर थे? तो वो श्योरिटी आपको भी आ जाएगी। जैसे इसमें 1 2 था, इसमें 2 1, इसमें 3 2 था, इसमें 2 3 और सिमेट्री नहीं होगा। सिमेट्री आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सिमेट्री इसलिए नहीं होगा जैसे इसमें हमने 2 1 ही डाला है तो आप बहुत क्लियर कट देख सकते हैं ना, इसमें 2 3 और 1 3 दोनों का सिमेट्री नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हैं सिमेट्री नहीं है। ये तरीका है। मैं जिस बात पे मेन स्ट्रेस कर रहा था कि यही रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज होती है, ऐसे ही कुछ पॉसिबिलिटीज पे आपको ध्यान से चीजों को सोचना होता है। आगे बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को पहले तो मैंने इससे ज्यादा डील करूंगा पर मैंने डील कर दिया, ठीक है। ये वाला बताने के लिए जो बची हुई पॉसिबिलिटीज है उसको हम लोग कैसे कैसे देखते हैं। अब फाइनली जाने से पहले एक कभी हम देखे हैं, हालांकि बोर्ड में तो नहीं है पर है टॉपिक में, तो आपको हम जरा बताते हैं। इनवर्स रिलेशन देखिए इनवर्स रिलेशन होता क्या है, ठीक है। सपोज किसी आपका एक रिलेशन है, हल्का सा बता देते हैं। मान लीजिए ABCD लिखा है और एक रिलेशन है 2C, ऐसे कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है? R है 1A 1B 2 क्या हो गया 2C। चलिए मान लीजिए 3D मान लिया। चलिए फिगर ऐसे करते हैं, इसमें एक भी मान लेते हैं। मान लीजिए रिलेशन है तो कुछ नहीं होता। R इनवर्स मतलब ये A से B में लिए है ना रिलेशन, ये रिलेशन आपका B से A में जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो B से A में जाएगा तो आप रिलेशन R इनवर्स कैसे बनाएंगे? B से A में जाएगा तो आप रिलेशन R इनवर्स कैसे बनाएंगे? एक छोटी सी बात है, जैसे ये A B C D E, ठीक है। तो आपका A1, उसके बाद आपका क्या है B में भी क्या हो गया B1, फिर आपका क्या है C कहां जा रहा है आपका C, हमने शायद C2, फिर आपका D किस पर जा रहा है D3, फिर आपका E तो किसी पर नहीं जा रहा है। तो ये जो रिलेशन आप लिखते हैं ये इसका इनवर्स रिलेशन है। इसका 1A A1 आप उसकी जरूरत भी नहीं, आप इसी को उल्टा इस वाले को हमने समझा दिया पर इसकी जरूरत भी नहीं है। आप इसी को उल्टा कर लीजिएगा। A1 हो गया, B1 हो गया, C2 हो गया और क्या हो गया D3 हो गया। चलिए ये इनवर्स रिलेशन होता है। हो क्या जाता है कि अगर डोमेन ऑफ R जो है, डोमेन ऑफ R आपका क्या हो जाता है रेंज ऑफ R इनवर्स। मैंने कहा बार एनडीए में इसका क्वेश्चन देखा है। और रेंज ऑफ R क्या हो जाता है? रेंज ऑफ R क्या हो जाता है डोमेन ऑफ R इनवर्स। बदल गया ना, पहले वाले को डोमेन इसको रेंज कर देते तो डोमेन और रेंज बदल गया। इनवर्स रिलेशन का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही बात याद रखिएगा, अगर कोई आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस हो जाता है। एक प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस है तो हो जाता है। अदरवाइज इनवर्स में कुछ खास नहीं है, इनवर्स ऑफ फंक्शन मेन है। तो चलिए रिलेशन पढ़ा दिए, बाकी बात को आप किताब से पढ़ दीजिए, थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा। ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ वे है तो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। तो एग्जाम के पहले एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि आसान है बट एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।